हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि हर एग्जाम में इस टॉपिक में से आपको 5 से लेके 7 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इस टॉपिक में से आपको केस सिनेरियोज भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं और आपका केस सिनेरियो बेस्ड जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी बनते हैं। तो इस टॉपिक को आपको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना। प्लस बहुत ही इजी टॉपिक है, बस इसके अंदर टॉपिक्स ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में उसका सबसे पहले मीनिंग डिस्कस करेंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन रीजंस क्यों हम अडॉप्ट करते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को, देन इंटरनल वाला जो टाइप है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का, दैट इज इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसी का सेकंड पार्ट जो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा उसके अंदर हम मर्जर्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस जो कि एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का पार्ट होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसका रीजन यही है कि मैं एक वीडियो ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी 20 to 25 मिनट्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स इतने ही टाइम में कवर करवा रहा हूँ, तो हम उसी तरीके से ये टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले चैप्टर 4 का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ क्योंकि चैप्टर 4 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक क्या बोलता है। तो देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है स्ट्रैटेजिक चॉइस। स्ट्रैटेजिक चॉइस हमें क्या बोलता है कि कोई भी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, ठीक है, ना तो मिड लेवल ना ही आपका लोअर लेवल, जो कॉर्पोरेट लेवल होता है यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि उसके बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। वो 4 तरीके की हो सकती है। पहली तो वो कह सकता है कि यार मेरे को स्टेबल रहना है। स्टेबल रहने का मतलब ये है कि मेरा जितना मार्केट शेयर है मेरे को बस उतना ही बनाए रखना है, मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपका बजाज आलमंड ऑयल, वो ज़्यादातर अपना एक ही प्रोडक्ट की कंपनी है, वो अपना एक ही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेचती है, उसी पे ध्यान देती है और वो बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करती कि मैं अपना मार्केट शेयर बढ़ाऊं, मैं या फिर और चीज़ों के अंदर एंटर करूं। वो अपना एक प्रोडक्ट पे ही अपने मार्केट पे ध्यान देती है और इसीलिए वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अपनाती है। ठीक है सर। सेकेंड हमारी स्ट्रैटेजी आ जाती है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो है वो अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाना चाहती है और दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी वो एंटर करना चाहती है। तो इसके अंदर टाइप्स आ जाते हैं कि एक कंपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को किस किस तरीके से कर सकती है। तो इसके अंदर भी 2 तरीके होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये है कि कंपनी अपनी इंटरनल रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। ठीक है, एक तरीका तो हो सकता है कि जो उसके खुद के प्रोडक्ट्स हैं वो उसको उसी मार्केट के अंदर बेचे या और कोई नई मार्केट में बेचे, या फिर वो अपने प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज करके उसी मार्केट में बेचे या फिर नई मार्केट में बेचे। ठीक है सर, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन। एक तरीका हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या हो सकता है कि आज कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बना रही है उसका या तो डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो खुद इस्टेब्लिश करने लग जाए, या फिर जो उसके इनपुट्स यूज होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो उस धंधे में चला जाए, या फिर इन दोनों के बिल्कुल अलग एक नए तरीके का बिजनेस शुरू कर दे, उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अभी इन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, वो होती है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। अब रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है कि कोई भी बिजनेस के जब हालात ठीक नहीं चल रहे होते तो उसके बाद कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो वो अपने हालात को सुधारेगी या फिर अपनी कंपनी का जो भी वो हिस्सा है जो कि ठीक डिवीजन वर्क नहीं कर रहा वो उसको बेच देगी। यही एक उसके 2 तरीके रहते हैं, जो कि होता है टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एंड देन लास्ट स्ट्रैटेजी आपकी आ जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, यानी कि जो स्टेबिलिटी है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट है, इन दोनों में से कोई भी दो स्ट्रैटेजीज जब कंपनी अडॉप्ट करती है तो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। जो आप चार्ट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसमें स्टेबिलिटी के अंदर मैंने बजाज कंज्यूमर ऑयल का एग्जांपल लिया है। देन ग्रोथ के अंदर मैंने आपको रिलायंस का
प्लस अडानी ग्रुप का एग्जांपल लिए क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली 20 से 25 सालों से सिर्फ और सिर्फ उनका जो एजेंडा है वो ग्रोथ ही है। नए नए सेक्टर्स में वो एंट्री करी जा रहे हैं और वो ग्रो कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। देन रिट्रेंचमेंट के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया जो रिलायंस की अनिल धीरूभाई अंबानी वाली कंपनी है, उसके अंदर वो कुछ कंपनीज को ट्राई कर रहे हैं कि हम टर्न अराउंड कर सकें, दोबारा से बिजनेस को ढंग से अच्छे से कर सकें, और कुछ कंपनीज उन्होंने डाइवेस्ट कर दी है या लिक्विडेट कर दी है, वो एनसीएलटी के अंदर है और वो उसके अंदर अब एग्जिट कर चुके हैं। देन कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने आपको आदित्य बिरला ग्रुप का एग्जांपल लिया है। अभी हाल ही में आदित्य बिरला ग्रुप ने अपनी एक पेपर की जो सेक्टर की कंपनी थी उसको आईटीसी को बेच दिया, क्योंकि वो अपना फोकस अब रियल एस्टेट की तरफ करने जा रहा है। तो जो भी प्रोसीड्स उसमें से आएगी वो उसको रियल एस्टेट कंपनी में डाल देगा। तो इसमें वो क्या कर रहा है, वो एक तरफ तो अपना लिक्विडेशन कर रहा है, डाइवेस्टमेंट कर रहा है, और एक तरफ ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहा है, नई सेक्टर के अंदर एंट्री ले रहा है। तो वो एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी कर रहा है। ठीक है सर। ऐसे ही मर्जर का जो एग्जांपल आता है वो आता है वोडाफोन आइडिया का, और स्ट्रेटेजिक अलायंस का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है मारुति सुजुकी का। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। आज हम पढ़ते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को डिटेल में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बोलता क्या है। एग्जाम के अंदर कई बार आपसे पूछ लेता है कि एक्सप्लेन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, तो उसके अंदर आपको यही डेफिनेशन लिखनी होती है। तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, यानी कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज इम्प्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को रीडिफाइन करके, बिजनेस को सोच के कि हम इसके अंदर और क्या नई चीजें कर सकते हैं, और बाय एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। पहली चीज क्या है कि हमने रीडिफाइन किया बिजनेस को। ठीक है, हमने सोचा कि हम बिजनेस में और क्या कर सकते हैं। देन हमने उसका स्कोप एनलार्ज किया, एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस, यानी कि जो अभी तक हम करते आ रहे थे हमने बोला इससे काम नहीं चलेगा, हमें और चीजों में एंटर करना है। एंड थर्ड, बाय इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, यानी कि हमने और इन्वेस्टमेंट डाली बिजनेस के अंदर ताकि हम नए नए सेक्टर्स में जा सके, हम अपनी ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस, देन enlarging the scope of business, and then substantially increasing the investment in the business. Then strategy can be equated with dynamism, vigor, promise and success. जो आपकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी होती है उसको हम इक्वल मानते हैं डायनामिज्म से, विगर से, प्रॉमिस से और सक्सेस से। यानी कि एनर्जी से आप डायनामिज्म और विगर को मान के चलो एनर्जी, और प्रॉमिस एंड सक्सेस को मान के चलो कि हमें आगे का जो प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं फ्यूचर के वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। देन इट इज करेक्टराइज्ड बाय, इसको कैसे पता चलता है कि हम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, बाय सिग्निफिकेंट रीफॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स एंड डायरेक्शंस, यानी कि जो हमारे गोल्स और डायरेक्शंस होती है उसको हम रीफॉर्मुलेट करते हैं, अपने गोल्स को और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मेजर इनिशिएटिव्स एंड मूव्स इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट्स, एक्सप्लोरेशन एंड ऑनस्लॉट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मार्केट। तो हम क्या करने लगते हैं, हम नई नई मेजर इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं अपनी कंपनी में, नए प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू करते हैं, R&D करना शुरू कर देते हैं, नई टेक्नोलॉजी में जाना लेके आना शुरू करते हैं अपनी कंपनी में, और नई मार्केट्स में जाना शुरू कर देते हैं। This strategy may take the enterprise along relatively to unknown and risky paths full of promises and pitfalls. तो ये strategy आपको ऐसे पाथ पे लेके जा सकती है जो full of promises और pitfall से भरे हुए हों। ठीक है सर, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको ये 3-4 पॉइंट्स को लिखना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक कंपनी अपनी जो स्ट्रेटेजी अपना रही है वो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है सबसे पहला रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, जैसा आपने अभी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। देन सेकंड, इट लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ, जो आपकी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी होती है वो बिजनेस ग्रोथ को लीड करती है। Then the process of renewal of the firm through fresh investments and new business products and markets. तो भाई अभी हमने ये भी डेफिनेशन में पढ़ा कि जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी होती है वो बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं हो सकती, वो नई इन्वेस्टमेंट्स को लाने के लिए एनकरेज करती है कंपनी के अंदर, और न्यू बिजनेस प्रोडक्ट या मार्केट के अंदर जाने के लिए हमें मोटिवेट करती है। Then expansion strategy is highly versatile strategy. It offers several permutations and combinations for growth. भाई काफी वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी होती है और बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज करके हम ग्रोथ पा सकते हैं।
Then expansion strategy holds with its force two major strategy routes, intensification and diversification. जैसा मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी आप दो रूट से कर सकते हैं, एक इंटेंसिफिकेशन और एक डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के अंदर क्या आता है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या आ जाता है आपका? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, ये दोनों आ जाते हैं और एक इनोवेशन भी आपका इसी का ही पार्ट बन जाता है। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं रीजंस फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। कोई भी कंपनी क्यों ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को चुनती है, वो क्यों नहीं एक स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को चुन लेती? तो इसका सिंपल सा रीजन 3-4 हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है सर कि यार एनवायरनमेंट आपका डिमांड कर रही है कि आपको ग्रोथ करनी ही पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो स्टार्टअप्स। आज अगर आप स्टार्टअप्स देखो, जब फ्लिपकार्ट शुरू में आई थी तो उसने सिर्फ और सिर्फ बुक्स बेचना शुरू किया था ऑनलाइन। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में अमेजोन आया, दूसरी कंपनीज आई, उसने देखा कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही बेचती रहूंगी तो यार अगर लोग दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए दूसरी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो धीरे धीरे मेरी ऐप पे आना लोग बंद कर देंगे। तो उसने अपने आप को ग्रो किया, उसने और चीजें अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करी ताकि वो ग्रो कर सके और अपने कंपटीशन से अपने आप को बचा सके। तो जैसा एनवायरनमेंट ने डिमांड किया उसने वैसा एक्ट किया। तो पहली चीज तो होगी जब एनवायरनमेंट डिमांड करती है। सेकंड चीज आपकी होती है कि जब जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उनको एक प्राइड फील होती है। ठीक है, पहली चीज आपने एनवायरनमेंट डिमांड्स, देन स्ट्रेटेजिस्ट मे फील मोर सेटिस्फाइड। क्या मतलब है इसका कि यार आज मैं अगर एक स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, यानी कि मैं कंपनी की स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कंपनी की स्ट्रेटेजी ऐसी चाहूंगा बनानी कि यार कल कंपनी मेरी बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ कि जो मेरी आज सेल 100 करोड़ की हो रही है वो इस सेल इस साल के एंड के अंदर 120 करोड़ की हो जाए। या मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहूंगा यार मेरी आज 100 करोड़ की सेल हो रही है तो मेरे इस ईयर एंड तक भी 100 करोड़ की रह जाए। ठीक है ना? तो एज अ स्ट्रेटेजिस्ट आई फील मोर सेटिस्फाइड इफ माई कंपनी ग्रोस। एंड देन सेकेंड, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं यानी कि जो कंपनी के सीईओ होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वो प्राइड महसूस करते हैं कि अगर उनके टेन्योर में कंपनी ग्रो करती है, वो जस्टिफाइड महसूस करते हैं कि यार देखो हमने एक कंपनी की ग्रोथ के अंदर अपना पार्ट अच्छे से निभाया। देन एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपके अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। वो इतना एक्सपैंड कर गए हैं अपनी कंपनी के अंदर कि आज की डेट में वो जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं वहां पे जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं वो पहले से ही डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये बहुत पैसा लेके आने वाले हैं और हमारी जो मार्केट है वो ये तबाह कर सकते हैं। तो जो एक्सपेंशन होती है वो लीड करती है कि भाई बहुत सारा जो मार्केट के अंदर कंट्रोल है वो उसको मिल जाए एक ही कंपनी को। Then it brings the advantages of experience curves and scale of operations। तो भाई एक ये भी रीजन हो जाता है कि एक प्रोडक्शन यूनिट की जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो सेम होती है कि भाई वो अगर 100 यूनिट भी बना रही है लेकिन उसकी कैपेसिटी 1000 यूनिट बनाने की है तो उसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। तो इसीलिए कंपनियां चाहती है कि हम 1000 यूनिट्स ही बनाएं ताकि पर यूनिट जो हमें कॉस्ट पड़े वो कम पड़े और वो ज्यादा अच्छे से compete कर पाए। And then expansion also includes intensifying, diversifying, acquiring and merging businesses। तो expansion आप कैसे कर सकते हो? Intensify करके, diversify करके, acquire करके या merge करके। ये हो गए आपके reasons for ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखना, अगर आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछे जा रहे हैं तो आप ऊपर वाले ये 4 या 5 पॉइंट्स लिखो, और आपसे रीजंस पूछे जा रहे हैं तो आप रीजंस लिखो 4 या 5 पॉइंट। कई बच्चे करेक्टरिस्टिक्स में रीजंस लिखे आते हैं, रीजंस के अंदर करेक्टरिस्टिक्स लिखे आते हैं, उससे उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? तो भाई पहला तो इंटरनली आप अपने आप को ग्रो कर लो अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज को यूज करके। उसमें आप क्या कर सकते हो? या तो इंटेंसिफिकेशन की यूज कर सकते हो या डाइवर्सिफिकेशन यूज कर सकते हो। इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है कि हम अपने ही प्रोडक्ट, अपनी ही जो हमारी कैपेबिलिटीज है उसको और इंटेंसिटी से यूज करेंगे। ठीक है ना, हमें अभी किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारी अपनी कैपेबिलिटीज तो ठीक है, बट अब जिस बिजनेस में हम हैं हम उससे थोड़ा सा अलग ट्राई करेंगे। ठीक है ना, हम अब उस बिजनेस से थोड़ा अलग ट्राई करेंगे, दूसरे बिजनेसेस में जाएंगे। देन आपका हो जाता है एक्सटर्नल के अंदर मर्जर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है सर, चलिए अब इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर
आपका जो सबसे पहले आता है एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, उसका मतलब होता है कि द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू ग्रो इंटरनली बाय इंटेंसिफाइंग इट्स ऑपरेशंस, आइदर बाय मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट. इट ट्राइज टू कैश ऑन इट्स इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड इंटरनल रिसोर्सेज. ठीक है, जो उसकी इंटरनल कैपेबिलिटीज और इंटरनल रिसोर्सेज है वो उसको ही कैश करने की कोशिश करती है. तो सर मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? देखो मार्केट पेनिट्रेशन का आपको नाम से मतलब समझ में आ रहा होगा, पेनिट्रेट करना, यानी कि हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को ही और बेचना. हम ये कैसे कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी यूज्ड. इसको कैसे कर सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल होता है कि भाई कोलगेट का जो पहले जो आगे का नोजल होता था वो छोटा होता था, फिर किसी ने उसको एडवाइस किया कि भाई वो नोजल थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि अगर लोग जब उसको अपने टूथपेस्ट पे डालें तो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी निकले. तो ये होगी आपकी इंक्रीज द क्वांटिटी यूज्ड. ठीक है, अब मेरे को नहीं पता ये कितना सच है कितना गलत है, बट मैंने ये कहीं पे पढ़ा था. देन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी यूज्ड. तो भाई अब कोलगेट कंपनी आपको बोलेगी क्या सुबह और रात को तो ब्रश किया ही करो, एक बार दिन में भी किया करो ताकि आपके जो टूथ है, जो आपके टीथ है वो अच्छे रहें, वो मजबूत रहें. तो आपने उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी आपके प्रोडक्ट को यूज करने की. एंड देन फाइंड न्यू एप्लीकेशन. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि भाई जब किसान केचप है उसको हम या तो पकोड़ों या सैंडविचेस के साथ यूज करते थे, लेकिन उन्होंने बीच में एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी जिसमें उन्होंने बोला कि आप किसान रोल इसको बना के यूज करो, आप इसको रोटी के ऊपर लगाओ, ऊपर सब्जी लगाओ और आप इसको खाओ. तो उन्होंने उसकी नई एप्लीकेशंस बनाने की कोशिश करी जिससे उनकी जो सेल्स है वो और ज्यादा बढ़ जाए. तो ये हो गई आपकी मार्केट पेनिट्रेशन. देन आपका आ जाता है मार्केट डेवलपमेंट. मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग वही है, लेकिन अब आप उसको नई मार्केट्स में बेच रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आजकल मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा था, लेकिन आपको पता चला कि इसकी डिमांड दुबई में भी बहुत ज्यादा है, तो आपने उसको एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया. यानी कि आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज में भी जब बिकना शुरू हो गया तो आपने मार्केट डेवलपमेंट यूज किया. एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है आपका न्यू प्रोडक्ट आप एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही बेच रहे हो. यानी कि आपने कोई नया प्रोडक्ट निकाला, मान लीजिए एक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो भी बिस्कुट बेच रही थी, उसने साथ में भुजिया भी बनाना शुरू कर दिया और अब उसने उसी मार्केट के अंदर जिसमें वो बिस्कुट बेच रही थी वो अपनी भुजिया भी लॉन्च कर दिया, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है सर, ये हो गया वेज ऑफ इंटेंसिफिकेशन. देन एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. When a firm tries to grow and expand by diversifying into various products or fields, it is called growth by diversification. जब वो नए नए प्रोडक्ट्स के अंदर या नई नई फील्ड्स के अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन. अब सर टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या होते हैं? तो देखो ये मैंने आपको बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में मैंने आपको पूरे टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन 2 पेज के अंदर दे दिए हैं. ठीक है, और एकदम चार्ट फॉर्म के अंदर, जिससे कि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो. देखो टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, एक होता है आपका कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन. सर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखो नाम से समझो, कॉन्सेंट्रिक से आपको क्या नाम याद आ रहा है? कॉन्सेंट्रेट. ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है हम उसी की सप्लाई चेन के अंदर अपना नया बिजनेस करेंगे. ठीक है, यानी कि जो हमारा बिजनेस होने वाला है नया, वो हमारा रिलेटेड होने वाला है हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ. ठीक है, और कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट आपको नाम से नहीं समझ में? कोंगलो कोंगलो कोंगलो, यानी कि सब अलग है, हमारा सब गोलमाल है. कोंगलो मतलब गोलमाल, यानी कि जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है हम उसमें नहीं जा रहे, हम कोई नए बिजनेस के अंदर जा रहे हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि हमारा न्यू बिजनेस इज अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस. तो इट टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड. तो कॉन्सेंट्रिक के अंदर प्रोडक्ट्स रिलेटेड होते हैं. न्यू बिजनेस जो होता है वो लिंक्ड होता है थ्रू एग्जिस्टिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस. इसको मैं शॉर्ट में PTM बोलता हूँ. इसको याद रखना, बहुत बार यूज होता है ये PTM, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग. ठीक है, जो हमारा नया प्रोडक्ट होता है दैट इज लिंक्ड थ्रू एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग. और आपका जो कॉन्ग्लोमरेट के अंदर होता है वो जो न्यू बिजनेस होता है वो डिसजॉइंटेड होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. ठीक है सर, चलिए अब न्यू प्रोडक्ट इज अ स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड प्रोडक्ट प्रोसेसेस. इसका मतलब जो है कि जो हमारी अभी की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगी हुई है
उसी में थोड़ा बहुत ट्वीक करके, चेंजेस करके हमने अपना न्यू प्रोडक्ट बना दिया। और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कनेक्शन नहीं होता आपका न्यू प्रोडक्ट और आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ। देन देयर आर बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी, और यहाँ पे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता। देयर इज नो कॉमन थ्रेड एट ऑल विद द फर्म्स करंट पोजीशन। देन इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि कंपनी कोई क्लोथ्स बना रही थी तो उन्होंने अपना शूज भी बनाना शुरू कर दिया। और इससे इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो स्टील और रबड़ के बिजनेस में चली गई। अब जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर है उसका इनपुट्स होता है आपका रेत, और आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट होती है उसके अंदर वो सीमेंट निकाल रहा है। अब अगर वो स्टील और रबड़ बनाने लगेगी तो उसको एक अलग से ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ेगी। सीमेंट वाली फैक्ट्री के अंदर वो स्टील और रबड़ नहीं बना सकती, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अब ध्यान से सुनना, ये दो टाइप्स के तो आपके डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। देन कॉन्सेंट्रिक के अंदर आपके दो टाइप के टाइप्स आ जाते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के। एक आपका होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। क्या होता है सर, एक होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि भाई मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, या तो मैं उसके आगे जाऊंगा या मैं उसके पीछे जाऊंगा। आगे जाने का क्या मतलब है कि मैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में जाऊंगा, मैं उसको बेचने के बिजनेस में जाऊंगा। और पीछे जाने का मतलब है कि मैं उसके इनपुट्स के धंधे में जाऊंगा। जो भी मेरे को चीज इस चीज को बनाने के लिए लगती है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगती है, मैं उसके धंधे में जाऊंगा। तो दो टाइप के वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन निकल के आते हैं, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब कि मैं इनपुट्स के धंधे में जा रहा हूँ, मैं अपनी सप्लाई चेन सॉर्ट कर रहा हूँ। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में जा रहा हूँ, मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट कर रहा हूँ। तो एक बार पढ़ते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन और हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि मैंने अपने जैसा ही दूसरा बिजनेस एक्वायर कर लिया। इसका एग्जांपल हो सकता है कि जैसे आईटीसी ने अभी अपनी पेपर मिल के लिए एक आदित्य बिरला का पेपर मिल एक्वायर कर लिया, तो उसको हम कहेंगे उसने हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन किया है। अपने जैसी यूनिट जो खुद अपने जैसा ही धंधा वो चला रही थी उसको उसने एक्वायर कर लिया, तो उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। इट इज ऑप्ट टू एंगेज बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी कि रिलेटेड अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही है। और यहाँ पे जो बिजनेस है वो सिमिलर होता है, वहां पे रिलेटेड होता है, हॉरिजॉन्टल में सिमिलर बिजनेस होता है, यानी कि सेम बिजनेस होता है। देन फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस, यानी कि या तो मूव फॉरवर्ड कर देती है या वो बैकवर्ड कर देती है इन द चेन। एंड इसके अंदर इट कैन ऑल्सो इंटीग्रेट प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बना सकती है या बाय प्रोडक्ट्स बना सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का मतलब है आज एक कंपनी लैपटॉप बेच रही है तो उसने उसके साथ उसका बैग भी बेचना शुरू कर दिया। कोई कंपनी अपना मोबाइल सेट बेच रही है तो उसने उसके साथ कवर्स भी बेचने शुरू कर दिए। और बाय प्रोडक्ट्स का मतलब है कि कोई कंपनी मान लीजिए आज दूध बना रही है तो उसने धीरे धीरे उसके अंदर बटर भी बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद उसने उसकी मलाई भी निकालना शुरू, उसने घी भी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो हो गया आपका बाय प्रोडक्ट्स। देन वर्टिक बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मींस इट इज क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स, यानी कि हम एक अपनी इफेक्टिव सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं बाय एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स। देन स्ट्रेटजीज फॉर एक्सपेंडिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स by gaining greater control over production या supply of a product. Then company will purchase or build a business that will increase its own supply capability and lessen its cost of production. क्योंकि अब मैं अपने इनपुट्स के धंधे में जा रहा हूँ तो ऑफ कोर्स जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने वाली है वो कम हो जाएगी। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में इट इज मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन एंड एंटरिंग द बिजनेस लाइन्स दैट यूज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि इसको हम आगे की तरफ अपने बिजनेस में जा रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन एंटर्स इनटू द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि आज मान लीजिए मैं ग्रोसरी बनाता था, मैं आज दाल बनाता था, मैं आज चीनी बनाता था, मैं आज चाय पत्ती बनाता था, और मैंने अब अपने सारे चेन्स खोल दिए। जैसे टाटा ने अब बिग बास्केट अपना लॉन्च कर दिया और उसके अंदर वो अपनी टाटा प्रीमियम टी जो है वो बेचता है, अपनी दालें बेचता है, तो उसने अपनी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की है। ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अब मान लीजिए आज मेरे सुपरमार्केट है और मैंने दाल चावल के लिए फार्म्स खरीद लिए, तो मैंने किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है सर, चलिए अब आ जाते हैं इनोवेशन के अंदर। या डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टाइप के डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन तो आपको दो ही होते हैं, एक आपका कॉन्सेंट्रिक और एक आपका कॉन्ग्लोमरेट। लेकिन कोई आपसे पूछता है
कि आप एक्सटर्नली कितने टाइप से अपने आप को, वो आप इंटरनली कितने टाइप से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, तो आप बोलोगे इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में आप मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलोगे, और आप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन एंड जो इनोवेशन है वो भी आपका डाइवर्सिफिकेशन का ही पार्ट बनता है। चलिए, ये आपके स्टडी मैथ में डाइवर्सिफिकेशन में ही थर्ड टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है सर, मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछोगे तो इनोवेशन थोड़ा डिफरेंट टॉपिक होना चाहिए था। तो इनोवेशन क्या होता है, ये तो सिंपल है। इट इज अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस और प्रोसेसेस लीडिंग टू इंक्रीज्ड मार्केट शेयर, रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इट इज द अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन दैट लीड्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर, इंक्रीज रेवेन्यूज एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो, इनोवेशन का जब भी नाम लेता हूं ना मैं, तो मेरे दिमाग में एक ही बंदा आता है, वो है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने बहुत सारी इनोवेशंस करी है अपनी लाइफ में। सबसे ज्यादा बेहतरीन इनोवेशन मेरे को लगती है उसकी स्पेसएक्स कंपनी। तो जो उसने स्पेसएक्स कंपनी के अंदर इनोवेट किया, उससे क्या क्या हेल्प हुई, क्या क्या एडवांटेजेस है उस चीज के। पहली चीज तो आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, जो आपका रॉकेट था वो कभी भी आप रीयूज नहीं कर पाते थे उसका कॉकपिट, तो अब आप उसको रीयूज कर सकते हो। तो उसने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देन सेकंड, उसने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी। पहले जो मिशंस होते थे मार्स के या फिर स्पेस के मिशंस, उनको बहुत टाइम लगता था होने में। अब उसने इतनी चीजें ऑटोमेट कर दी कि अब जो है वो जल्दी जल्दी जो है मिशंस को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो उसने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी। एंड लास्ट, गिव्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी कि अब वो नासा जैसी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी वो कम्पीट कर पाता है। जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्पेसएक्स को मिलते हैं। तो ये जो इनोवेशन होती है वो हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो हमारे तीन बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं सर? एक, इट हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, देन इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, एंड देन इट गिव्स द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ये तीन आपको इनोवेशन के बेनिफिट्स याद करने हैं इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आता। तो मैंने आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रखने की कोशिश करी थी, और आपका अच्छे से जो इंटरनल पार्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का, वो अच्छे से कवर करने की कोशिश करी, आपको याद करवाने की कोशिश करी। ये आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में आपको अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। चलो, बाय बाय।